बिहार में सत्ता का संग्राम चल रहा है और प्रदेश के अलग अलग कोनों में हम घूमे। उत्तर प्रदेश के लगे बॉर्डरों से जो यात्रा शुरू हुई, नेपाल से सटे इलाकों में, पश्चिम बंगाल और अब झारखंड से सटे जमुई में हम पहुंचे हैं। जमुई में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार श्रेयसी सिंह मेरे साथ मौजूद हैं। कॉमनवेल्थ खिलाड़ी के तौर पर कभी सोचा था कि इंटरव्यू करेंगे, जन नेता और राजनेता के तौर पर इंटरव्यू करने आया हूं यहाँ पर। मुस्कुराहट चेहरे पर है, इस बात की है कि पहली जीत बहुत कंफर्टेबल थी, दूसरी उसी के आसपास दिख रही है। देखिए, जीत कभी भी कंफर्टेबल नहीं होती है और ना सोचना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा अगर कोई नेगेटिव कंपोनेंट होता है वो ओवर कॉन्फिडेंस का होता है। बट हाँ, जो प्यार और आशीर्वाद मुझे हर जगह से मिल रहा है, बियॉन्ड कास्ट लाइन मिल रहा है, बियॉन्ड रिलीजन लाइन मिल रहा है, उसकी प्रसन्नता है कि लोगों ने कहीं ना कहीं उनके मन में ये खुशी है कि जो मैंने काम किया, जो काम धरातल पर उतारा और जो हमारी सरकार जिस तरह से जन कल्याणकारी योजनाओं को घर घर तक पहुंचा रही है, उसके प्रति एक समर्पण दिख रहा है, एक समर्थन दिख रहा है। तो निश्चित रूप से इस बात की मुस्कुराहट है। श्रेयसी बहुत तेजी से नेता बनी ऐसा लगता है, क्योंकि जब देश के लिए मेडल जीते थे तब जितने इंटरव्यू देखे और अब जो देखे, शब्दों में काफी परिवर्तन आया है। ये करियर चेंज, आई होप इट्स अ गुड परिवर्तन, मतलब पॉजिटिव चेंज है। जनता वो तय करेगी 14 तारीख को, जो होगा हम वो बता देंगे कि वो किस तरीके का है। आपके लिए वो परिवर्तन कैसा रहा है अब तक? देखिए, बहुत ही अच्छा मेरा 5 साल बीता। बहुत मेहनत करनी पड़ी, बहुत हेक्टिक शेड्यूल भी था और मुझे लगता है कि मेरा ये संघर्ष सिर्फ हम ही समझ पाए, क्योंकि किस तरह से एक खिलाड़ी होते हुए साथ साथ राजनीतिक कार्य करना, चाहे वो संगठन का काम हो, विकास के लिए लड़ाई हो, और इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को आज जमुई विधानसभा के धरातल पर उतारने का काम किया। तो एक बहुत ही हेक्टिक पीरियड भी था, लेकिन सीखने को बहुत कुछ मिला। और राजनीति एक ऐसी फील्ड है जहाँ रोज कंपटीशन होता है, रोज हार और जीत होती है। तो निश्चित रूप से बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले 5 साल भी जनता हम पर अपना विश्वास जताएगी और सेवा करने का एक और मौका देगी। बिहार के नक्शे पर जो लोग जमुई को देख रहे हैं, दो पहचान आती है और मैं दोनों अलग अलग सवाल में करता हूँ। पहला, लोगों ने कहा कि जमुई विधानसभा अगर आप जा रहे हैं, एक फीडबैक ये कि ध्रुवीकरण का इस बार चुनाव ज्यादा दिखाई दे रहा है। एक तरफ एक दूसरे धर्म के उम्मीदवार, एक तरफ एक दूसरे धर्म के उम्मीदवार, और कांटा यहाँ फंसा है। कई लोग और आपके विपक्षी तो ये भी आरोप लगाते हैं कि नहीं नहीं, इसको जानबूझकर धार्मिक ध्रुवीकरण का चुनाव बनाने की कोशिश की जा रही है। तो पहले तो उस पर जवाब ले लेता हूँ। देखिए, मुझे लगता है कि जब जब चुनाव या राजनीति की बात होती है तो मुद्दा सिर्फ और सिर्फ विकास होता है। जब विकास की नीतियां बनती हैं या विकास का आधारभूत संरचना का निर्माण कार्य होता है, किसी भी विकास में कभी भी ना तो रिलीजन और ना ही जात को देखा जाता है। आज अगर घर घर बिजली फ्री गई है तो सबके लिए सामान्य रूप से गई है। आज अगर सिकरिया का पुल बना है तो सिकरिया के पुल पे चलने वाले व्यक्ति से ये तो नहीं पूछा जा रहा आप किस धर्म से आते हैं, आप किस जात से आते हैं। तो जब विकास के कार्यों में ये भेद नहीं होता तो वोट डालते समय लोग ऐसी बातें क्यों करते हैं? यानी कि वो भारत की जो अस्मिता है उसको तोड़ना चाहते हैं और भारत के लोगों को डिवाइड एंड रूल, जो ब्रिटिशर्स की पॉलिसी थी, उसको अपना के काम करना चाहते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बार बार इस बात को कहा है कि सबका साथ सबका विकास ही असली विकास होता है। तो हम तो एक बेटी है, हम सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास मानने आए हैं। सवाल का दूसरा हिस्सा ये कि जब हम लोग जमुई को किसी भी नक्शे पर देखते थे तो एक दौर में जमुई की पहचान थी नक्सल प्रभावित जिला, नक्सल प्रभावित इलाका। पहले बिहार का आधा हिस्सा यहाँ तक आता था क्योंकि हम झारखंड जुड़ा हुआ था। अब बिहार का अंतिम छोर तक कितना विकास 5 साल में पहुंचाने में कामयाब रही है और क्या चैलेंजेस हैं जो आप अगले 5 साल के लिए देख रही हैं? देखिए, मुख्यतः मैं आपको 5 काम गिनवाने चाहूँगी, क्योंकि एक बेटी बन के आए थे और यही वादा किया था कि ईमानदारी और सेवा भाव के साथ घर-घर में काम करके दिखाएँगे। यहाँ पर एक बहुत बड़ी डिमांड थी लोगों की, जिसके साथ लोग आज जो चल रहे हैं, वो लोग संघर्ष भी किए थे उसके लिए, बड़े-बड़े आंदोलन हुए थे। लेकिन सिकरिया का पुल जो है, वो बार-बार एक राजनीतिक मुद्दा ज़रूर बनता था, लेकिन धरातल पर नहीं उतरता था। यहाँ से हम लोग बिहार सरकार के पास गए, जब लोगों ने वोट दिया, आशीर्वाद दिया। हम लोग बिहार सरकार के पास गए, बिहार सरकार के पास उस वक़्त फंड की कमी थी। केंद्र सरकार से आरसीपीएलडब्ल्यूई की स्कीम, जो कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र में रोड कंस्ट्रक्शन की होती है, उस स्कीम को हम लोग ऑन ग्राउंड लेकर आए और आज सिकरिया का पुल बना, गारो नवादा का पुल बना, कटौना का पुल बना। साथ ही साथ 4 और पुलों पर काम चल रहा है, जो कि नूमर, डाढ़ा, बिजवाही और हरनारायणपुर का पुल है। ये सब ऐसी जगह पर पुल बन रहा है जो पुल नहीं होने के कारण एकदम टापू जैसा हो जाता था और वंचित हो जाता था। मुख्य धारा से जुड़ ही नहीं पाते थे ये लोग। लेकिन आज ये सभी पुल पे काम चल रहा है। साथ ही साथ 168 करोड़ों से 68 करोड़ रुपए से ग्रामीण सड़कें बनी हैं। 2005 में माननीय मुख्यमंत्री जी ने वादा किया था कि जमुई में एक राजकीय महिला डिग्री कॉलेज होना चाहिए। आप लोग अक्सर
एक जंगल राज का कंपैरिजन करते हैं और गुड गवर्नेंस जो 2005 के बाद है उसका कंपैरिजन करते हैं। तो हम 2020 से पहले का जमुई और 2020 के बाद के जमुई का कंपैरिजन करते हैं। 2005 में माननीय मुख्यमंत्री जी ने वादा किया, लेकिन जमुई की धरती पे वो सोच मुख्यमंत्री जी का किया गया वादा नहीं उतर पाया। एक बेटी, एक महिला विधायक बनी तो आज जिला में राजकीय महिला डिग्री कॉलेज बन के खड़ा है। साथ ही साथ अगर प्रधानमंत्री जी एक तरफ रामलला का मंदिर बनवा सकते हैं और भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता उसको अपना मान के उसको उस संघर्ष को लेकर आगे बढ़ा और आज रामलला का मंदिर बना। साथ ही साथ हम लोगों ने देखा कि मुख्यमंत्री जी ने अपने बिहार स्टेट के पैसे से माँ जानकी के मंदिर के जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण का फंड दिया। तो एक बेटी होने के नाते हमने भी बाबा पद्मेश्वर धाम के लिए 8.5 करोड़ का फंड लेकर आए ताकि वह भी एक पर्यटक स्थल के रूप में उसका सौंदर्यीकरण हो सके। साथ ही साथ आज जिला में जो घर घर आयुष्मान कार्ड मिला, आज उस आयुष्मान कार्ड को भी लेकर यहाँ की जनता को इलाज के लिए अपना घर जमुई छोड़ के पटना जाना पड़ता था, दिल्ली जाना पड़ता था। देवघर में भी एम्स बन गया है, उसके साथ साथ अलग किसी राज्य या जिले में जाना पड़ता था। आज 400 करोड़ का मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल अपने जिला में बन रहा है जो लगभग कंप्लीट स्टेज में है। तो निश्चित रूप से सुचारू स्वास्थ्य लाभ भी यहाँ की जनता को मिलेगा और साथ ही साथ जो बच्चे मेडिकल की पढ़ाई करना चाहते हैं, जिला में पहले से इंजीनियरिंग कॉलेज था तो आज मेडिकल की पढ़ाई भी अपने जिला में बच्चे रहकर कर सकते हैं। इससे अगर और आगे बढ़े, इफ यू मैं दूसरे सवाल पर था श्रेयसी, यहाँ आपके आसपास जो जन समर्थन के लोग दिख रहे हैं उसमें दो तस्वीरें दिखती हैं। एक, कई युवा लड़कियां हैं जो आपको देखने या मिलने, और मैं रास्ते में भी देख रहा था आपकी गाड़ी रुकी, आप दूसरी गली में गई होते हुए आई, और एक दिखता है कि पीछे कुछ युवा खड़े हैं। और यही बिहार की चुनाव में इस बार दिख रहा है। लोग बोलते हैं साइलेंट वोटर, वुमेन वोटर, महिला वोटर, 10,000 रुपए की वहां पर मदद की बात आती है। और दूसरा, आपके विपक्षी जो पक्ष है उनका नौकरियों का, युवाओं का आखिरी बार छठ पर बिहार से बाहर जाने के वादे। क्या आपको भी वही चुनाव कहीं फंसा दिखाई देता है? देखिए, चुनाव किसी भी रूप में, किसी भी परिस्थिति में फंसा हुआ नहीं है। आज घर घर जनता, चाहे बुजुर्ग हो या युवा हो, महिला हो या पुरुष हो, ये जानता है कि एनडीए की जो सरकार है वो पूरी ईमानदारी के साथ जनहित के काम कर रही है। चाहे बात 10,000 के आर्थिक सहयोग देने की हो या घर घर बिजली और राशन फ्री देने की हो। तो इस तरह की जब जन कल्याणकारी योजनाएं धरातल पर उतरती हैं, और पहले देखिए जब पेंशन घूस कह रहे हैं महिलाओं को मिलने वाली उस मदद को, देखिए, जीविका दीदी की योजना बिहार में शुरू हुई, कितने साल पहले शुरू हुई? कितने साल पहले शुरू हुई? पूरे 2012 में शुरू हुई। 2012 में जीविका दीदी की योजना शुरू हुई। जीविका दीदी की योजना 2012 में शुरू हुई। समय, एक लंबा समय बीता, आज 13 साल हो गए। अगर उस योजना को परिवर्तित करते हैं तो इसमें बिहार सरकार क्या गलत करती है? ये योजना नहीं तो नहीं लाई गई, और बल्कि ये ऐसी योजना है जो बिहार के माध्यम पूरे राष्ट्र भर में अपनाई गई। जीविका दीदी को एक महिला सशक्तिकरण के रूप में देखा जाए तो बिहार एक ऐसा रोल मॉडल बना जो कि पूरे भारत में इस जीविका दीदी की योजना को अपनाया गया, और बिहार में ये योजना सबसे पहले 2012 में आई। आज अगर उस योजना को हम परिवर्तित करके अगर उसको आर्थिक सहयोग के माध्यम से बहनों को आगे बढ़ाने का काम करते हैं तो क्या गलत करते हैं? मेरा पूरा जवाब सुनिएगा इस पर। दूसरी बात, समय के साथ अगर व्यक्ति परिवर्तित हो जाता है तो मुझे लगता है कि नीतियों का परिवर्तन भी अति आवश्यक है। जब सड़कें नहीं बनी थी तो हम लोग टांगा और टमटम पे घूमते थे, हम भी घूमे हैं खूब। तो सड़कें बनी तो आदमी 4 चक्के 2 पहिए पे चलने लगा। समय के अनुसार जब चीजें बदलती हैं तो नीतियों का परिवर्तित होना भी अति आवश्यक है। और दूसरी बात जो हम आपके माध्यम से लोगों के बीच में बताना चाहते हैं वो ये है कि एक तरफ आप बोलते हैं कि नीति बदली गई क्योंकि चुनाव आ गया, तो भाई आप भी 17 महीने के लिए सरकार में थे, आपने तो तब ऐसी कोई भी जन कल्याणकारी चीज नहीं की। आज मुख्यमंत्री जी ने अगर 125 यूनिट बिजली फ्री किया तो आप जब अभी 2 साल पहले आप जब सरकार में थे आप कम से कम 50 यूनिट तो फ्री करते, 75 यूनिट तो फ्री करते। बात है कि आपकी मंशा नहीं थी। जब एनडीए की सरकार बनी, जब नरेंद्र नीतीश का जब गठबंधन हुआ, तब जाके जन कल्याणकारी योजनाएं धरातल पर उतरी, तो आपने इसके लिए तो कोई काम नहीं किया। उसके बाद आप झूठ और जुमलेबाजी की राजनीति करते हैं, तो ये तो गलत है और लोग इस बात को पहचान रहे हैं। तो मेरा ज्यादा जवाब देना इसमें आवश्यक नहीं है। एक आखिरी सवाल पूछ रहा हूँ, जैसे आपने पिछले जवाब में कहा कि राम मंदिर का जिक्र किया, सीताधाम का जिक्र किया, और उसके बाद आपने जो योगदान दिया वो जिक्र किया, फिर वही बात आ जाती है कि तीनों धार्मिक स्थल अगर एक ही धर्म के होंगे तो क्या ये ध्रुवीकरण पर या इन मुद्दों का जिक्र करना, क्या ध्रुवीकरण की ओर ले जाने की संकेत दिखता है? नहीं, देखिए, जैसा हमने कहा कि आपने पूछा विकास के क्या कार्य हुए,
तो विकास के कार्यों के ऊपर चर्चा करने में हमने तो सिकरिया पुल का और 6 पुल का भी नाम लिया। एग्जैक्टली राजकीय महिला डिग्री का कॉलेज का भी बात किया, स्वास्थ्य के लिए हमने मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल का भी बात किया। आपको ये भी बताया कि जिला में इंजीनियरिंग कॉलेज भी है। अगर पर्यटक स्थल के रूप में किसी भी ऐसे धार्मिक स्थल को विकसित किया जा सकता है तो वो भी एक जनप्रतिनिधि का ही कर्तव्य है। उस कर्तव्य को मैंने बताया। इसका मतलब ये नहीं है कि विकास नहीं होगा। अगर वहां पे पर्यटक जब आएंगे तो हो सकता है टोटो से आएंगे, टेम्पो से आएंगे, गाड़ी से आएंगे, तो क्या उस गाड़ी टोटो टेम्पो का चालक मुस्लिम नहीं हो सकता या किसी अदर धर्म से नहीं हो सकता? वहां पे दुकानें बनेंगी तो क्या वो अदर धर्म के लोगों को दुकानें नहीं मिल सकती? तो विकास जब होता है तो सबका साथ सबके साथ विकास होता है। बहुत शुक्रिया श्रेयसी सिंह। और इनकी सिर्फ पहचान इतनी ना हो कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, देश के लिए पदक जीता है, वो पहचान हमेशा बनी रहनी चाहिए। तो राष्ट्रमंडल खेलों की पदक विजेता और भारतीय जनता पार्टी की जमुई से उम्मीदवार श्रेयसी सिंह बता रही थी कि क्या उनके दावे हैं। 14 को परिणाम आएगा। एक अपील हम जो हर जगह करते हैं वो ये है कि किसी भी पक्ष को सुनकर चुनिए लेकिन वोट जरूर करिएगा। इस अपील के साथ इस बातचीत को यहीं विराम। अपना वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया श्रेयसी, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।